नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं आपको चैप्टर याद दिला दूं कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। याद रखेंगे बच्चे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या था हमारा चैप्टर? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो चलिए बच्चे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को हम अच्छे से समझ चुके हैं। किसमें कितना रोजगार है, किसका कितना महत्व है, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। और अभी हमें सीखना है रोजगार के आधार पर हम क्षेत्रकों को कैसे बांटते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो बच्चे, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे सभी लोग समझेंगे कि रोजगार के आधार पर क्षेत्रक, रोजगार के आधार पर क्षेत्र। किसके आधार पर बच्चे? रोजगार के। तो रोजगार के आधार पर जो क्षेत्रक होता है उससे हम पहले कहते हैं संगठित क्षेत्र। क्या कहते हैं बच्चे? संगठित क्षेत्र। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि संगठित क्षेत्र क्या है। याद रखिएगा बच्चे, संगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस पर सबसे पहले आपको याद रखना है सरकार का नियंत्रण होता है। याद रखिएगा बच्चे कि जो संगठित क्षेत्र है उस पर किसका नियंत्रण होता है? तो हम क्या कहेंगे? सरकार का नियंत्रण होता है। दूसरी बात कि सरकार का नियंत्रण होता है और ये सरकार में पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। यानी सरकार इनको क्या करती है? पंजीकृत भी करती है। क्लियर है बच्चे? ओके। तो हमने देखा कि संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा नियंत्रित है, उसके बाद सरकार में क्या है? ये पंजीकृत भी है। फिर याद रखेंगे आप लोग कि यहां पर रोजगार की अवधि भी क्या है? नियमित है। ये नहीं कि जब मर्जी तब काम कर लेंगे। तो याद रखेंगे कि रोजगार की अवधि भी क्या है बच्चे? इसमें नियमित है। रोजगार की अवधि नियमित है। एक बात और हमें याद रखना है कि इसमें रोजगार की अवधि भी नियमित है और साथ ही साथ काम भी सुनिश्चित होता है। याद रखेंगे कि इसमें काम भी क्या होता है? आपको सुनिश्चित काम होता है कि हाँ, आपको ये काम करना है। तो याद रखेंगे कि इसमें भी काम भी क्या होता है? सुनिश्चित होता है। तो हमने देखा बच्चे कि संगठित क्षेत्र एक तो सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार में पंजीकृत होती है, रोजगार की अवधि नियमित होती है और काम भी क्या होता है? सुनिश्चित होता है। और याद रखेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद, इसका मतलब है कि जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो सेवानिवृत्ति के बाद आपको पेंशन भी दी जाती है ताकि आपका बुढ़ापा या वो जीवन क्या होगा? सुरक्षित रहे। तो हमने देखा कि संगठित क्षेत्र की इतनी खूबियां हैं। तो बच्चे, ये तो चलिए संगठित क्षेत्र है। अब जो दूसरा क्षेत्र है वो क्या है? असंगठित क्षेत्र। तो हमें ये भी सीखना है कि संगठित क्षेत्र के बाद जो असंगठित क्षेत्र है वो आपकी किस तरीके से मदद करता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो ठीक है, चलिए हम इसे मिटाते हैं। आप पॉज करके वीडियो को बच्चे सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक। चलिए अब हमें सीखना है असंगठित क्षेत्र को। अब जरा देखते हैं कि इसकी तुलना असंगठित क्षेत्र से अगर की जाए तो क्या अंतर आता है, क्या हमें समझ में आता है। क्लियर है? ठीक। तो बच्चे, हमारा जो अगला क्षेत्र है वो क्या है? असंगठित क्षेत्र। तो चलिए असंगठित क्षेत्र में सबसे पहले याद रखेंगे बच्चे कि सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ये याद रखिएगा कि सरकार का नियंत्रण नहीं। तो हमने देखा कि असंगठित क्षेत्र में पहली बात तो सरकार का नियंत्रण ही नहीं होता। उसके बाद याद रखेंगे कि इसमें बहुत बहुत छोटी एवं बिखरी इकाइयां होती हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही छोटी और क्या होंगी? बिखरी इकाइयां होंगी। यानी इसका काम जो है वो बिखरी क्या होगा? इकाइयों में होगी। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि ये छोटी और बिखरी क्या होती हैं? इकाइयां होती हैं। और मैंने कहा था ना, सरकार के नियंत्रण में नहीं होती। फिर याद रखिएगा, सरकारी नियमों का पालन नहीं होता। इस बात को आपको याद रखना है बच्चे कि इसमें जो है नियमों का पालन नहीं होता। नियमों का पालन नहीं होता। तो हमने देखा कि इसमें एक तो सरकारी नियंत्रण भी नहीं है और इसमें नियमों का पालन भी क्या होता है? नहीं होता है। यहां तक समझ में आया? अच्छा, फिर आपको याद रखना है बच्चे, ये कम वेतन वाले रोजगार हैं। एक ये भी इसमें प्रॉब्लम है बच्चे कि ये रोजगार कैसा है? कम वेतन वाला रोजगार है। क्लियर है? तो हमने देखा कि रोजगार भी क्या है? इसमें कम वेतन वाले रोजगार हैं। अच्छा,
एक चीज और याद रखना है बच्चे कि इस क्षेत्र में काफी लोग, इस क्षेत्र में यानी असंगठित क्षेत्र में काफी लोग जो हैं बच्चे वे छोटे छोटे कार्य में स्वनियोजित हैं। याद रखिएगा कि काफी लोग छोटे कार्यों में स्वनियोजित हैं। स्वनियोजित का मतलब है बच्चे जो खुद अपना काम करते हो, तो क्या है, स्वनियोजित है। तो हमने सीखा कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। याद रखिएगा बच्चे, असंगठित क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, इसमें इकाइयां छोटी और बिखरी होती हैं, नियमों का पालन नहीं होता, कम वेतन वाला रोजगार है और काफी लोग इसमें छोटे छोटे कार्यों में क्या है, स्वतः नियोजित हैं। तो बच्चे हमने अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए इसमें सुरक्षित कौन है श्रमिकों के लिए, संगठित क्षेत्र है या असंगठित क्षेत्र, तो बच्चे तुरंत हमारे दिमाग में क्या आता है, संगठित क्षेत्र। क्यों? क्योंकि उसमें श्रमिकों की क्या है, सुरक्षा है, सरकारी मापदंड है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब प्रश्न है कि चलो ठीक है, संरक्षण हमें किसको देना है, श्रमिकों को देना है, पर यह संरक्षण कैसे हो यह भी तो समझना है। तो चलिए बच्चे इससे हम अपने अगले पॉइंट में समझेंगे कि श्रमिकों का संरक्षण जो है कैसे हो। पहले मैं इसको मिटाऊं बच्चे। आप सब सीख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे अब इसे मिटाते हैं और समझते हैं कि श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, यही बात है, ठीक है। तो चलिए बच्चे हमारा अगला पॉइंट है, सभी लोग केयर करेंगे कि श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, यही चीज सीखना है बच्चे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं, पहले एक सोच को लाते हैं कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को संरक्षण एवं सहायता की जरूरत है। याद रखिएगा कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को संरक्षण एवं सहायता की जरूरत है। याद रखिएगा बच्चे, किसकी जरूरत है, संरक्षण एवं सहायता की जरूरत है। जो भी लोग असंगठित क्षेत्र में हैं पहले उन्हें संरक्षण और सहायता की जरूरत है। तो चलिए बच्चे सबसे पहले हम ग्रामीण परिदृश्य में चलते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जरा चल करके देखते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले हमें भूमिहीन कृषक, मजदूर नजर आते हैं। याद रखिएगा बच्चे कि गांव में ऐसे भी भूमिहीन कृषक मजदूर हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, और बच्चे ये क्या करते हैं कि दूसरों के खेतों पर क्या करते हैं, काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो हमने देखा कि पहले तो भूमिहीन कृषक क्या है, मजदूर हैं। उसके बाद बच्चे कई छोटे एवं सीमांत किसान भी हैं। याद रखिएगा कि कई छोटे एवं सीमांत किसान भी हैं और भारत में 80% किसान छोटे और सीमांत हैं। बच्चे हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत गांवों का देश है, कृषि प्रधान देश है, और यहाँ 80% किसान क्या है, सीमांत किसान है। बच्चे आपके दिमाग में आता होगा कि छोटे या सीमांत किसान किसे कहते हैं। याद रखिएगा बच्चे कि वैसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, आप उसी को क्या कहेंगे, सीमांत किसान कहेंगे। तो हमने देखा कि भारत में छोटे और सीमांत किसानों को भी कोई कमी नहीं है, ठीक। फिर बच्चे और कैसे मजदूर हैं, बटाईदार हैं बच्चे, जो बटाई पर खेती करते हैं, बटाईदार हैं। फिर क्या हैं, कारीगर हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर संरक्षण और सहायता की क्या है, जरूरत है। और जैसा मैंने अभी बताया कि 80% किसान छोटे और क्या है, सीमांत किसान है। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे, ठीक है। चलिए ये तो हमने ग्रामीण क्षेत्र को देखा, जरा इसी को शहरी क्षेत्र में देखा जाए कि शहरी क्षेत्र में फिर कौन कौन से लोग हैं जिन्हें किसकी जरूरत है बच्चे, संरक्षण एवं सहायता की। मैं इसे मिटाऊं, ठीक है। आप पूरी बात को अच्छे से समझते चलें ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए अब जरा शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं। याद रखिएगा बच्चे, शहरी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर असंगठित मजदूर हैं। जरा देखते हैं शहरी क्षेत्रों को।
शहरी क्षेत्र। याद रखिएगा बच्चे, सबसे पहले शहरी क्षेत्र में हमें देखना है कि कई छोटे छोटे लघु उद्योगों के श्रमिक, याद रखेंगे, लघु उद्योगों के श्रमिक, यानी ऐसे श्रमिक जो किस में लगे हुए हैं, बड़े पैमाने पर छोटे छोटे और लघु उद्योगों में लगे हुए हैं, तो लघु उद्योगों के श्रमिक हैं। ठीक, फिर बच्चे ऐसे कितने श्रमिक हैं जो किस में लगे हैं, निर्माण में लगे हैं बच्चे, व्यापार में भी लगे हुए हैं, परिवहन में लगे हुए हैं। क्लियर है? तो बहुत ऐसे श्रमिक बच्चे जो निर्माण कार्य में लगे हैं, परिवहन में लगे हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, और सड़क पर विक्रेता का भी काम करते हैं, रेहड़ी पटरी लगाकर विक्रेता बने हुए हैं। ठीक है, छोटे वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं, छोटे वस्त्र उद्योग में हैं। न जाने कितने इस तरीके से बच्चे निचली क्लास में श्रमिक हैं जो इन चीजों में क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, और इन्हें भी किसकी आवश्यकता है, सरकारी मदद और संरक्षण की क्या है, आवश्यकता है। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक, तो याद रखिएगा कि इन लोगों को सरकारी मदद तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही साथ आकस्मिक श्रमिकों को भी संरक्षण। बच्चे, आकस्मिक श्रमिक को भी संरक्षण चाहिए। आकस्मिक श्रमिक का मतलब क्या होता है, जो अचानक काम की तलाश में आ गए हों। आकस्मिक श्रमिकों को भी क्या चाहिए, संरक्षण चाहिए बच्चे, जो अचानक काम की तलाश में आए हों और पूरा पूरा दिन काम खोजते हो, कभी काम मिला और कभी काम नहीं मिला। तो हमें इस बात को भी समझना है कि आकस्मिक श्रमिकों को भी क्या होना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए ये तो हमने सीख लिया कि अब संरक्षण किन्हें चाहिए। ठीक, ओके। नाउ अब बच्चे अगला देखते हैं कि ये जो क्षेत्रक है इसके स्वामी कौन होते हैं। स्वामी का मतलब होता है बच्चे मालिक। तो जरा इस कॉन्सेप्ट को हम तुरंत सीख लेते हैं। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि हमारा अगला पॉइंट होगा स्वामित्व आधारित क्षेत्रक। क्या है बच्चे? स्वामित्व आधारित क्षेत्रक। स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परिसंपत्ति का स्वामी कौन है। परिसंपत्ति का स्वामी कौन है? पूरी बात समझ में आई? तो बच्चे याद रखिएगा कि स्वामित्व आधारित अगर क्षेत्रक की बात करेंगे तो पहले को हम क्या बोलेंगे बच्चे? सार्वजनिक क्षेत्रक। क्लियर हो गई? और दूसरे को हम कहेंगे निजी क्षेत्रक। क्या कहेंगे? निजी क्षेत्रक। तो चलिए इस अंतर करना शुरू करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रक में कौन है और निजी क्षेत्रक में कौन है। पूरी बात समझ में आई? ठीक, बच्चे याद रखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में का मालिक या परिसंपत्ति का स्वामी कौन होता है? तो क्या कहेंगे बच्चे हम? खुद सरकार होती है। याद रखेंगे सभी बच्चे कि सार्वजनिक क्षेत्र पर संपत्ति का स्वामित्व किसके पास होता है? तो सरकार के पास। इसका मतलब है कि ये जो स्वामित्व है ये किसके पास है? सरकार के पास क्या है? स्वामित्व है। लेकिन निजी क्षेत्र में स्वामित्व किसके पास होता है? तो याद रखेंगे बच्चे, एकल व्यक्ति या कंपनी के पास स्वामित्व होता है। इस बात को याद रखेंगे हम ये लोग। क्लियर है बच्चे? अगर आपसे पूछा जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्वामित्व किसके पास होता है तो आप कहेंगे कि सरकार के पास होता है, और परिसंपत्ति का भी स्वामी कौन होता है? सरकार होता है। और निजी क्षेत्र में पूछा जाएगा तो एकल व्यक्ति या कोई कंपनी, और परिसंपत्ति का भी मालिक कौन होगा? वही एकल व्यक्ति होगा या क्या होगी? वही कंपनी होगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। नाउ अब जरा सोचिए बच्चे कि इसमें लाभ कौन कमाना चाहेगा। याद रखिएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी सेक्टर है, इनका लक्ष्य क्या होता है? तो इनका लक्ष्य होता है लाभ। क्या होता है बच्चे? लाभ। पर याद रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र में केवल लाभ नहीं होता है। याद रखिएगा केवल लाभ नहीं, लक्ष्य। समझ में आया? तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि निजी क्षेत्र में जो लाभ ही उनका मुख्य लक्ष्य होता है, पर सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्य लक्ष्य क्या होता है? लाभ नहीं होता। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा बच्चे जरा ऐसे सोचिए कि ऐसे कई चीज हैं जिन पर सरकार का ही स्वामित्व होता है और
उसके लिए भारी व्यय, भारी खर्च भी कौन उठाती है? सरकार उठाती है। जैसे मान लीजिए बच्चे, बड़े बड़े नहर बनाना है, सड़कें बनानी है, बांध बनाना है, कारखाने बनाने हैं, बिजली घर बनाने हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर क्या निजी क्षेत्र खर्च कर पाएंगे? क्या निजी क्षेत्र के पास है इतने संसाधन? नहीं। तो याद रखिएगा कि ये बड़े पैमाने पर जो खर्च है ये कौन करती है? सरकार करती है। और इसकी जिम्मेवारी भी कौन लेती है? सरकार लेती है। और सरकार फिर अपने खर्च की भरपाई अपने नागरिकों पे कर यानी टैक्स लगा करके क्या कर लेती है? फिर वापस कर लेती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक। तो याद रखिएगा कि कुछ ऐसे भी गतिविधियां हैं जिनको सरकार के समर्थन की जरूरत है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कि कुछ गतिविधियों को किसकी जरूरत है? सरकार के समर्थन की जरूरत है। कुछ गतिविधियों को सरकारी समर्थन की जरूरत है, क्योंकि भारी खर्च कौन उठा सकती है? सरकार। निजी क्षेत्र ये खर्च नहीं उठा सकता। वैसे जैसे मान लीजिए बच्चे कि किसी उद्योग में उत्पादन लागत पर अगर बिजली जा रही है तो चीजें सही है। अगर मान लीजिए बिजली की कीमत में थोड़ी भी अगर चढ़ाव हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या उत्पादन लागत में बढ़ोतरी नहीं होगी? और अगर उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होगी तो फिर जो वस्तु या सेवा का उत्पादन होगा उसकी भी तो कीमत बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है कि ऐसी चीजों में खुद व्यय करती है और मार्केट को या लोगों को क्या रखती है? संतुलित रखती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, जैसे गन्ना खरीदती है, गेहूं खरीदती है, चावल खरीदती है। तो याद रखिएगा कि सरकार एक निश्चित मूल्य पर किसानों से गेहूं, चावल और गन्ना जैसी चीजों को खरीद लेती है, जिससे किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं होता, उन्हें उचित मूल्य मिल जाता है। और अगर कोई नुकसान भी होता है तो उसका खर्च या भरपाई कौन कर देती है? सरकार कर देती है। यहां तक समझ में आ गया बच्चे? ठीक। अच्छा, याद रखेंगे कि ऐसी अनेक आर्थिक गतिविधियां हैं जिसकी जिम्मेवारी भी किस पर होती है? सरकार पर होती है। इस बात को हमें याद रखना है कि अनेक आर्थिक गतिविधियां हैं जिसकी जिम्मेवारी भी कौन लेती है? सरकार लेती है। जैसे मैंने भी आपको बताया, तो बच्चे ये क्या हो सकती है? या तो स्वास्थ्य क्षेत्र, या तो स्वास्थ्य क्षेत्र, या फिर शिक्षा क्षेत्र। तो याद रखिएगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे बड़े पैमाने पे खर्च की आवश्यकता होती है, और इतना बड़ा खर्च जो है निजी क्षेत्र नहीं कर सकता, इसलिए इन पर खर्च कौन करती है? सरकार करती है। और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचाती है और शिक्षा की सुविधाएं भी सभी तक पहुंचाती हैं। एक बात याद रखिएगा कि कहा गया है कि भारत में विश्व के सबसे ज्यादा निरक्षर हैं। याद रखिएगा कि भारत में विश्व में सबसे ज्यादा निरक्षर हैं। सबसे ज्यादा क्या है? निरक्षर हैं, यानी कि अनपढ़ लोग हैं। तो इनको शिक्षा देने का काम कौन करेगी? सरकार ही तो करेगी। और जब इन्हें साक्षरता मिलेगा तो क्या ये कार्यशील आबादी नहीं होंगे? क्या उत्पादन कार्य में सहयोग नहीं करेंगे? निपुणता नहीं आएगी? निश्चित आएगी बच्चे। ठीक उसी तरह याद रखेंगे कि भारत में आधा से बच्चे कुपोषित हैं। भारत में आधे जो बच्चे हैं वो क्या है? बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषित हैं, इसका मतलब है इनको स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कौन लेगी? सरकार लेगी। और बच्चों के भोजन पर और उनके स्वास्थ्य पर सरकार ही करेगी, ख्याल रखेगी। और बच्चे आपको एक और जानकारी दे दूं कि उड़ीसा में 53 एवं मध्य प्रदेश में 56 शिशु मृत्यु दर, यानी बच्चे मर जाते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, शिशु मृत्यु दर कई निर्धन देशों से ज्यादा है। याद रखिएगा, ये कितनी अजीब सी बात है कि बच्चे भारत में उड़ीसा और मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर है जो कई निर्धन देशों से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब है कि वाकई बड़े पैमाने पर खर्च की आवश्यकता है ताकि ये चीजें भी क्या है? सुधरे। और निजी क्षेत्र इतना बड़ा व्यय नहीं करता। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है बच्चे कि सरकार को बजट बढ़ाकर गरीबों पर ध्यान देना होगा।
बजट बढ़ाकर गरीबों पर क्या करना होगा बच्चे, ध्यान देना होगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार बजट में खर्च को बढ़ाकर गरीबों पर क्या करे, ध्यान रखे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।